हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन में आप सबका स्वागत है। हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्कस कर लिया है, न्यूटन का सेकंड लॉ भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। ओके, और न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, आप सबको पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। क्या है तो स्टेटमेंट में सबसे पहले लिख देता हूँ, टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction। समझ में आया? टू एवरी एक्शन मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, आप ले लो ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है, अभी ए ऑब्जेक्ट है वो बी पर फोर्स लगा रहा है। ओके, तो उसी टाइम पर बी ए पर भी फोर्स लगाएगा उसी टाइम पर। ऐसा नहीं है कि आपने चाटा मार दिया थोड़ी देर के बाद आपको चाटा पड़ेगा, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं। जब आपने चाटा मारा उस टाइम पर ही, एट द सेम टाइम उसके गाल ने आपके हाथ को मारा, आपके हाथ को भी थोड़ी लगी होगी उसको हम बोलेंगे रिएक्शन। ठीक है, देखिए ए और बी है, मैं अगर ऐसा बोलता हूं, फोर्स applied by A on B is equals to force applied by B on A। ठीक है, अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब कि ए बी पे जितना फोर्स लगाएगा, सोचो कि ए बी को खींच रहा है, तो हम बोलेंगे फोर्स ऑन बी बाय ए। फोर्स ऑन बी और कौन लगा रहा है? बाय, ऑन बी बाय ए। ओके, एंड इफ आई राइट हियर वन वेक्टर, देन फोर्स ऑन ए बाय बी, फोर्स ऑन ए बाय बी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो अगर हम इसको इन दोनों को लिखे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए बाय बी is same as magnitude of force on B by A। समझ में आया? अगर हम मैग्नीट्यूड ना ले और सिंपली ऐसा ही लिखे, फोर्स ऑन ए बाय बी और फोर्स ऑन बी बाय ए, सिर्फ ऐसा लिखे तो भी ये मैग्नीट्यूड का ही बात है। लेकिन ऐसा अगर लिखे तो ये गलत है। हमें ऐसा यहाँ पर किसी एक जगह पर हमें क्या लगाना होगा? नेगेटिव साइन लगाना होगा। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन अपोजिशन इंडिकेट करता है। अपोजिट वेक्टर हमने पढ़ा था ना, क्या कि ए बी पर जितना फोर्स लगाएगा बी ए पर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? ओके, एक पॉइंट अच्छी तरीके से आप याद रखो, एक्शन एंड reaction occur simultaneously। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही टाइम पे एक्शन भी होगी और रिएक्शन भी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोचो कि एक वॉल है और वॉल पे बॉल आया और कोलाइड हुआ, वॉल के साथ बॉल कोलाइड हुआ, तो जिस टाइम पर बॉल ने वॉल पे फोर्स लगाया होगा उसी टाइम पर वॉल बॉल पे भी फोर्स लगाएगी। ठीक है ना, एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे। तो इसका मतलब क्या है कि ये है और ये है। ठीक है, इन दोनों में से आप किसको एक्शन बोलोगे और किसको रिएक्शन बोलोगे? कंफ्यूज हो गए?
तो हम एक पॉइंट और लिखते हैं, फ्रॉम these two forces, from these two forces, two टू फोर्सेस कौन से, एक एक्शन और दूसरा रिएक्शन, फ्रॉम these two forces we can choose any one as action and other as reaction। समझ में आया? अदर एज रिएक्शन, किसी भी एक को आप क्या चूज कर लो, एक्शन, और दूसरे को क्या चूज करो, रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें बच्चों, हमें क्या है पता कि एफ ए बी बार प्लस एफ बी ए बार, अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? आप सोचिए, एक है ऐसा वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर यहाँ से शुरू होके एग्जैक्टली यहाँ पर आकर खत्म होता है, तो इसका मतलब क्या आंसर मिलेगा? 0 न्यूटन। मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और हमें क्या आंसर मिलेगा? 0 न्यूटन। तो आप बोलोगे सर, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये दोनों कोई इफेक्ट कंसीडर करेंगे ही नहीं। एक पहले मैं आपको बात बोल देता हूँ that forces always occur in pair। क्यों? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, या तो उसका डिस्कशन चल रहा है। पेयर्स का मतलब अकेला फोर्स कभी नहीं होता, दो फोर्स ही होते हैं, एक होता है एक्शन और दूसरा होता है रिएक्शन। ठीक है, आप देखो, मैं बात कर रहा हूं कि एक बंदा जो कि चल रहा है ऐसे, ठीक है, ये बंदा ऐसे चल रहा है, किधर जा रहा है? ऐसे। अभी ये चलने के लिए उसको फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है और खड़ा है और चलना शुरू किया, तो इधर उसको चलना है तो इधर उसको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप मुझे बोलो कौन सा फोर्स होगा? तो ये बंदा अभी अर्थ पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अर्थ एग्जैक्टली एट द सेम टाइम इस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाएगी, ठीक है, और वो फोर्स को हम कौन से नाम से जानते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स उस बंदे को चलने में मदद करेगा। अच्छा, यहाँ पर आप बोलोगे सर देखिए, ये जो फोर्स है ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, और उसके अपोजिट में ये फोर्स है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फिर हम चलेंगे कैसे? ये तो ऐसा हुआ ना कि घोड़ा है, वो घोड़ा गाड़ी को खींचेगा और घोड़ा गाड़ी घोड़े को खींचेगी, तो कोई आगे या पीछे नहीं जा पाएगा, तो कैसे होगा? तो यहाँ पर जो हमारा देखने का नजरिया है वो हमें चेंज करना होगा, ठीक है। क्या चेंज करना होगा? whenever you are studying, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। क्या? whenever you are studying any object, whenever you are studying any object, you have to consider, you have मैंने दो बार लिख दिया, सॉरी, you have to consider only that forces which are exerted on the object, not that forces, not that forces which are exerted by the object, which are exerted by object।
मतलब कि ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम वही कंसीडर करेंगे जो ऑब्जेक्ट पे लगाया जा रहा है। अभी देखिए ये जो दो फोर्स है, ये है फोर्स नंबर 1 और ये है फोर्स नंबर 2। ये फोर्स नंबर 1 है, ये हम लगा रहे हैं अर्थ पे, और ये फोर्स नंबर 2 ये कौन है, ये अर्थ लगा रही है हम पे। अगर हम इस बॉय का स्टडी करते हैं तो इसका मतलब हमें 1 को नहीं कंसीडर करना है, हमें सिर्फ किसको कंसीडर करना है, 2 को। एक बात मैं आपको बोलूं, देखो अगर हम जंप करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जंप, ठीक है, जंप अगर हम करना चाहते हैं तो हम किस पे फोर्स लगाएंगे बच्चों, हम अर्थ पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अर्थ पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, डाउनवर्ड, एंड एट द सेम टाइम अर्थ विल अप्लाई फोर्स ऑन अस इक्वल एंड अपोजिट इन द upward direction and we are able to जंप। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, आप बोलोगे सर अर्थ हम पे जितना फोर्स लगा रही है उतना ही हम अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ ने हमें इतना ऊपर उड़ा दिया, क्या अर्थ इतना नीचे नहीं जाएगी? नहीं बच्चों, क्या है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, ठीक है। जिस बॉडी का भी हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है उस पे हमें क्या करना होगा, फोर्स ऑन बॉडी। यहाँ पर भले ही मैं फोर्स ऑन बॉडी लिख रहा हूँ, एक एक फोर्स लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक से ज्यादा अगर फोर्स लग रहे होंगे तो हमें उसका वेक्टर समेशन करना होगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉडी, ठीक है। अभी देखिए अर्थ हमारे ऊपर जो फोर्स लगा रही है, तो अगर हमें हमारा एक्सेलरेशन फाइंड करना है ए बॉडी, और यानी कि मैन ले लो, तो इसका मतलब फोर्स अपॉन मास ऑफ मैन, ठीक है। और अगर हम अर्थ की बात करें कि अर्थ का एक्सेलरेशन ले लो, तो अर्थ का एक्सेलरेशन का मतलब फोर्स अपॉन मास ऑफ अर्थ। अभी यहाँ पर फोर्स तो दोनों सेम ही है, हमने जितना अर्थ पे फोर्स लगाया तो वो यहाँ पर होगा, और अर्थ ने जितना हम पे फोर्स लगाया तो वो यहाँ पर होगा, दोनों सेम ही है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्यों सेम नहीं है, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में हमारा मास है, मास ऑफ मैन, ठीक है, और यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में किसका मास है, अर्थ का। आपको शायद पता होगा कि मास ऑफ अर्थ कितना होगा, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है, शायद इतना मास है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, बहुत ज्यादा मास है बच्चों, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इतना मास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पाएगा क्या, ज्यादा नहीं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो भी वो नियरली जीरो ही होगा। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि अर्थ नहीं हिलती, कौन हिलता है, हम हिल जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? हमेशा याद रखो कि आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो या तो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो, उस टाइम पर आपको कौन से फोर्स देखने होंगे, आपको सिर्फ वही फोर्स देखने होंगे कि जो आप पे लग रहे हैं, ठीक है। एक बात हम देखेंगे, चलिए मैं वो जो बात कर रहा था बुलक कार्ट की, तो देखिए ये बुलक कार्ट है, सोचिए, ठीक है, और इसको एक बंदा खींच रहा है या बुलक खींच रहा है, ठीक है। अभी इन दोनों को आगे ले जाने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो है इस पे ये बंदा फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये बंदा इस पे फोर्स लगा रहा है, इसीलिए इस पे ये गाड़ी फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? ओके। अभी इस पे ये जो है ये इधर जा रही है, ठीक है, अर्थ है इस पे इधर फोर्स लगा रही है, कितना, mg, ठीक है, और ये जो सरफेस है, सरफेस अर्थ की सरफेस, ये उस पे इतना फोर्स लगा रहा है, कितना, वो नॉर्मल रिएक्शन हमने स्टडी किया था, ठीक है। और दूसरी बात, अब क्या होगा, ये बंदा ये बंदा अर्थ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये वाला बंदा, ठीक है। तो ये बंदा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है, अर्थ पे, फोर्स अप्लाइड बाय
पर्सन ऑन अर्थ, ठीक है। और ये वाला जो फोर्स है, ये वाला, ठीक है, ये कौन लगा रहा है? फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन पर्सन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अभी हमें ऐसा पूछा है that which force is helping above system, which force is helping above, sorry, मैंने helping above system to move, ठीक है। तो इस सिस्टम को अगर हम पूरी कंसीडर करें बच्चों, ठीक है, तो सभी फोर्स हमें कंसीडर करने होंगे। तो देखो, अगर हम सभी फोर्स कंसीडर करते हैं तो क्या होता है, अच्छी तरीके से देखना, ठीक है। एक नॉर्मल रिएक्शन वाला इधर कंसीडर किया, mg वाला मैंने नीचे कंसीडर किया, ठीक है। एक टेंशन वाला उधर, एक टेंशन वाला इधर, ये दोनों है फोर्स अप्लाइड बाय मैन और वो जो गाड़ी है ये दोनों, ठीक है। और अभी ये दोनों हम करेंगे कंसीडर, ठीक है। तो एक इधर हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, और एक इधर हुआ। तो क्या होगा, देखिए, अगर पूरी सिस्टम अगर हम कंसीडर करेंगे तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, इन दोनों ने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आया? कुछ भी आंसर नहीं आया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो हमें करना क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि इस पूरी सिस्टम पे कौन फोर्स लगा रहा है। तो ये फोर्स लगा रहा है, फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन ऑन अर्थ, नहीं सॉरी, ये नहीं, ये फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन पर्सन, और जिसको हम आगे जाके फ्रिक्शन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। तो ये जो फ्रिक्शन है वही हेल्प कर रहा है, किसकी? पर्सन की, ठीक है। अच्छा, आप शायद कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर फ्रिक्शन में तो हमने ऐसा स्टडी किया था, मतलब कि स्मॉल स्टैंडर्ड में, कि वो तो मोशन को अपोज करता है, कि उसकी वजह से मोशन नहीं हो पाती। हाँ, सही बात है। देखो, ये ब्लॉक है, वो ब्लॉक आगे जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ये स्मूथ रोड होता तो इजीली चला जाता, और फ्रिक्शन है इसीलिए इधर थोड़ा सा उस पर फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो वो फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, थोड़ा सा अपोज करने की ट्राई करेगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिसेलरेट हो जाएगी, और थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रिंग से ऐसा हैंग हुआ है, ठीक है, उसका मास कितना है, m, ठीक है। अगर हम ऐसा पूछे कि ये मास है, ठीक है, इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं। एक तो स्ट्रिंग ऊपर से खींच रही है, ठीक है, और नीचे अर्थ खींच रही है, mg, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। जो स्ट्रिंग आती है ना, जब तो वो ऊपर खींचती है तो उसको टेंशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों हम? टेंशन। सोचो कि आप ही यहाँ पर हैंग हो रहे हो और आपके बाल पकड़ के कोई ऊपर से खींच रहा है, तो आपको अपने बाल का जो टेंशन फील होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में आपके बाल होंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये टेंशन, और दूसरा mg। अभी ये एग्जैक्टली रेस्ट पर है। किस पे है? रेस्ट पे। तो हम क्या बोलेंगे? t इज इक्वल्स टू mg। क्या बोलेंगे? t इज इक्वल्स टू mg। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? ओके। अच्छा, अभी देखिए, ये जो है, ये हमने थर्ड लॉ के तहत अगर देखें तो ये mg है, ये अर्थ उस पर फोर्स लगा रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम वो फोर्स भी कंसीडर करें कि वो अर्थ पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो mg इधर भी लेना पड़ेगा, ठीक है। टेंशन उधर ऐसा लग रहा है, तो हम अगर ऐसा कंसीडर करें कि वो भी उसको t की फोर्स से खींच रहा होगा, तो फिर ये t और mg और सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो फिर एग्जाम्पल सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखो, जब भी आप कोई एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो, किसी बॉडी को ले रहे हो, तो उस टाइम पर आपको वही फोर्स लेने चाहिए जो बॉडी पे लग रहे हैं, वही फोर्स लेने चाहिए, ठीक है।
वो फोर्स नहीं लेने चाहिए जो बॉडी लगा रही है किसी दूसरे पे। अच्छा, एक देखिए, ये जो हमने पहले थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था, वही मैं एग्जांपल ऐसा ही लेने वाला हूँ। देखो, ये जो है यहाँ ऐसे बॉल कोलाइड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर बॉल ने अर्थ पे सॉरी वॉल पे फोर्स लगाया होगा, और वॉल ने किस पे फोर्स लगाया होगा? बॉल पे फोर्स लगाया होगा, ठीक है। तो इस पूरी सिस्टम को अगर हम बात करें, देन ये दोनों फोर्स का समेशन 0 हो जाएगा, और उस फोर्स का हम नाम देंगे इंटरनल फोर्स। क्या नाम देंगे बच्चों? हम इंटरनल फोर्स। अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर देखिए, इसमें भी हमने ये जो सारे फोर्स ये अगर हम कंसीडर करते हैं, तो मैं इंटरनल फोर्स की बात करूंगा, ये टी और एम जी वाला, ठीक है ना। तो एक अच्छा सा स्टेटमेंट लिख लो, क्या? दैट internal force of given system, internal force of given system will never cause acceleration in body, will never cause acceleration in the body। ये इंटरनल फोर्स होगा कब? जब आप इस वॉल और इस बॉल दोनों को एक सिस्टम ले लेंगे तब। सिर्फ अगर वॉल को ही आप कंसीडर करते हो, सिर्फ अगर क्या कंसीडर करते हो? वॉल को ही, तो आप वॉल ने कितना फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में वो कंसीडर नहीं करोगे। आप वही फोर्स कंसीडर करोगे कि बॉल ने वॉल पे किधर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। समझ में आया कि नहीं? तो आपको इजीली ये फोर्स मिल जाएगा। और जब आप सिर्फ बॉल कंसीडर करते हो, सिर्फ बॉल, तो आप ये वाला फोर्स कंसीडर नहीं करोगे, आप ये वाला फोर्स ही कंसीडर करोगे। बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा फोर्स कंसीडर करना है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको वही करना है फोर्स जो आप पे लग रहा है, वो फोर्स नहीं कंसीडर करना है जो आप लगा रहे हो, ठीक है। छोटे बच्चे की माँ है, बच्चा रोता हुआ घर पे आया और माँ को बोला कि मुझे उसने पीटा, तो माँ जाएगी कंप्लेन करने के लिए और बोलेगी कि मेरे बच्चे को इसने पीटा, इतना पीटा। अच्छा, वो ऐसा नहीं बोलेगी कि मेरे बच्चे ने भी उसको पीटा उसको कंसीडर ही नहीं करेगी, क्योंकि वो माँ है, वो सिर्फ वही देखेगी कि उसके बच्चे को क्यों पीटा, ठीक है। तो हमें वैसे ही सोचना है कि क्या देखना है, that only that force which are acting on the body, not acted मतलब कि exerted by the body। समझ में आएगी? तभी आप ये सब एग्जांपल सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज ये सॉल्यूशन बहुत डिफिकल्ट हो जाने वाला है अगर आप दोनों फोर्स एक साथ कंसीडर करते हो तो, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह न्यूटन थर्ड लॉ है वो सभी जगह पर एप्लीकेबल है। अच्छा, देखो, एक और भी है न्यूटन थर्ड लॉ जहां पर एप्लीकेशन होता है, वो मैं अगर आपको बोलूं, आप ही पहले सोचना। ये रॉकेट है, ठीक है, जो कहाँ जा रहा है? ऊपर, ठीक है। ये क्या है? अर्थ। तो रॉकेट को ऊपर ले जाने के लिए कौन हेल्प करता है? कौन सा फोर्स? विच फोर्स? पहले तो रॉकेट किस लॉ पे काम करता है? वेरी सिंपल, इट वर्क ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ। हम लिखते हैं, राइटिंग वर्क्स ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, that many examples are that which are working on the Newton's third law, ठीक है। which for help rocket to move forward, ठीक है। बी सॉरी, अभी मैं दोनों लिख रहा हूं, फोर्स बाय इजेक्शन ऑफ फ्यूल और फोर्स बाय अर्थ, ठीक है। अगर आपने पहला सोचा है फोर्स बाय इजेक्शन ऑफ फ्यूल, तो आपने सही सोचा है। क्यों? क्योंकि फ्यूल नीचे इजेक्ट होगा और इस पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? अपर डायरेक्शन में, ठीक है। अर्थ अगर फोर्स लगा रही है तो थोड़ा ऊपर जाने के बाद अर्थ तो उसके कांटेक्ट में है नहीं, फिर भी वो ऊपर जा रहा है, तो वो कैसे फोर्स लगाएगी? अर्थ का पुश, अर्थ पुश,
ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अर्थ पुश की, तो वो नहीं होगा। क्या आंसर होगा? फोर्स बाय इजेक्शन ऑफ द फ्यूल। समझ में आया कि नहीं? एक बात और है बच्चों, आप फायरिंग करते हो, इन फायरिंग, ठीक है, द पर्सन एक्सपीरियंस, सोल्जर की अगर हम बात करें, पर्सन एक्सपीरियंस फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो कैसे पता चला बैकवर्ड डायरेक्शन में ऊपर फोर्स लगेगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आप ऐसे किसी ऑब्जेक्ट पे चलो जिस पे आप अगर फोर्स लगाओगे तो वो पीछे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी पे अपनी नाव चला रहे हो, ठीक है, तो पानी थोड़ा पीछे चला जाएगा ना, तो जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही फोर्स पानी आप पे लगाएगा क्या? एग्जैक्टली उतना, मतलब लगाएगा, लेकिन इतना हमें फील नहीं होगा, क्योंकि पानी पीछे जा रहा है तो हम भी थोड़ा सा पीछे ड्रैग हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मतलब कि जो, अच्छा, स्विमिंग, बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे याद आया, स्विमिंग। स्विमिंग स्विमिंग किस पे बेस्ड है? इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, अभी तो हम इतना इंट्रोडक्शन का पार्ट ही रखते हैं। ठीक है, आगे जाके जैसे जैसे हमारा डिस्कशन आगे बढ़ता चला जाएगा, उससे आपके जो सारे लॉज हैं वो भी क्लियर होते चले जाएंगे। अभी थोड़ा सा समझ में आया होगा, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे हम डिस्कशन आगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ये लॉ आपका एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।